फिनलैंड ज्वाइंस नाटो। तो नाटो क्या है और क्यों ज्वाइन किया उसने, मैटर क्या है, सारी हिस्ट्री देखते हैं और उससे वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, स्पेशली रशिया को। नाटो क्या है, 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया सेकेंड, बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था की वाट लग गई। वाट लग गई तो देश चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। दो पावर बचती है, ये हमें पता है, नहीं पता हो तो समझ लो। एक तो यूएसएसआर और एक यूएसए। यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, यूएसएसआर को सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं। एक इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट है, मतलब सब कमाओ ऐसा कुछ, एक आदमी कमाएगा, उसके अंडर बाकी लोग काम करेंगे, मतलब एक पूंजीपति या फैक्ट्री का मालिक हो सकता है। और यूएसएसआर में क्या है, वहां पे सोवियत या फिर सोशलिस्ट एक तरह का टाइप्स, सब कमाओ सब खाओ। तो यहाँ पे जब आइडियोलॉजी की वॉर शुरू हुआ, क्योंकि नाटो का फॉर्मेशन हुआ था और उसके पहले यूनाइटेड नेशंस बन गया था, जो बोलता है कि पीस एंड कोऑपरेशन से काम करते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इलाका होगा नॉर्थ अटलांटिक का। तो हुआ ये कि मार्शल प्लान के अंडर जो भी लोग नाटो साइन करेंगे, सेंटो साइन करेंगे, सीटो साइन करेंगे, एरिया पे डिपेंड करता है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर सेंट्रल, अगर जो भी लोग साइन करेंगे वो पैसे ले जाएं, अपना डेवलपमेंट करें, प्लस वहां पे मिलिट्री डिप्लॉय करी जाएगी। कहाँ की, यूएस की। तो जब एक भाई लेके आए हैं तो दूसरा वाला भी कुछ लेके आएगा। तो यूएसएसआर मोंडलो प्लान लेके आए कि जो हमारा पैसा लेगा उसको हम आर्मी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये एक तरीके से कोलिजन कर रहे हैं, लार्जर कंट्रीज या बिगर कंट्रीज स्मॉलर कंट्रीज के साथ मैचअप करने की कोशिश कर रही है, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। बट हेल्प नहीं है, रिसोर्सेज का लेन देन। हेल्प कोई किसी के नहीं करता विदाउट इंटरेस्ट, तो इसमें भी इंटरेस्ट था। खैर फिनलैंड पे आते हैं। फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया, 31st मेंबर बन गया है वो नाटो ज्वाइन करने वाला। इसके पहले 30 मेंबर्स और भी हैं। सबसे पहले देखते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड एक स्मॉल नॉर्डिक कंट्री है जिसका बॉर्डर जो है वो 1340 किलोमीटर है। रशिया के साथ भी थोड़ा बहुत अटैच्ड है। मतलब अगर आपको नॉर्वे जाना है वेस्ट की तरफ रशिया से, तो आपको लैंड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको फिनलैंड से निकलना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज, कोल्ड वॉर ईयर्स में जो मैंने बताया था कि 1945 में जब खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बाद कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ। मतलब ये है कि मुंह से बकैती करेंगे, मारेंगे नहीं तुमको। आई हेट वायलेंस टाइप का, कुछ भी करेंगे बट वायलेंस नहीं करेंगे, वर्बली तो कुछ भी कर देंगे। तो कोल्ड वॉर ईयर्स में पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी बनाई गई थी बिटवीन सोवियत यूनियन एंड वेस्ट की शांति बनाकर रखेंगे, हम कब्जा नहीं करेंगे। इसी को बोलते थे फिनलैंडाइजेशन। ठीक है, ये टर्म है जो नाटो जब ज्वाइन किया फिनलैंड ने तो बहुत कॉइन हुआ, बहुत सर्कुलेट हुआ, फिनलैंडाइजेशन। तो क्या है ये, कोल्ड वॉर ईयर्स में तय किया गया था कि जो वेस्ट है, मतलब यूएसए या फिर नाटो कंट्रीज, वो ईस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं जो कि यूएसएसआर बेस्ड है, वो कब्जा नहीं करेंगे, किसी को हार्म नहीं करेंगे, आसपास के नेबर्स को जबरदस्ती। कहने वाली बात थी। खैर उसको फिनलैंडाइजेशन कहते हैं। अब सेकंड पे आते हैं, रीजंस क्या है नाटो ज्वाइन करने के इतने साल बाद फिनलैंड को क्या जरूरत पड़ी। तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, हम पिछले 1.5 साल से ड्रामा देख रहे हैं, तो जो भी आसपास की स्मॉल कंट्रीज थी वो और थोड़ा सा फियर में आ गई कि अगला नंबर हो सकता है उनका। जैसे कि मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू और मुन्ना भैया को लगता है ऐसा कि आर्म्स उठाने से ही काम चलेगा, नहीं तो हम पे कोई भी अटैक कर देगा। तो पंडितान क्या है बेचूती है? वैसा ही अब फिनलैंड को या फिर आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को लग रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। तो अगर अटैक होना ही है तो हम अलर्ट रहें, किसी न किसी को हाथ मिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने नाटो को चुना। फिनलैंड पे आते हैं। तो जब इसकी जरूरत पड़ी तो नाटो ऑफर क्या करता है, पर नाटो अपने चार्टर के अकॉर्डिंग जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो एक पॉलिसी देता है। मतलब अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाते हैं, आप हमारे साथ मेंबरशिप में आते हैं, तो किसी भी एक नाटो मेंबर पर अगर हमला हुआ तो वो सब पे हमला माना जाएगा। ये उनकी पॉलिसी है, ये उनके चार्टर में मेंशन है। फिर अब जब आप अप्लाई करते हो तो कंफर्मेशन कैसे आता है, जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन सबकी हाँ होनी चाहिए कि हाँ भाई टीम में ले लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही बंदा है। तो अब सबकी हो गई है हाँ, और फिनलैंड ने फाइनली ज्वाइन कर दिया नाटो को। 1949 नाटो बॉर्न हुआ। 12 फाउंडिंग कंट्रीज, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रीस एंड टर्की ज्वाइंट 1952, जर्मनी ने 1955 में ज्वाइन किया, स्पेन ने 82 में एंड 2020 नॉर्थ मैसेडोनिया और मोस्ट रिसेंटली फिनलैंड। बीच में और भी नाम है, बाकी कंट्रीज के नाम या उनके मेंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फिनलैंड और रशिया के टाइज मतलब संबंध कैसे रहे। अभी हमने देख लिया क्यों उन्होंने साइन किया नाटो, जरूरत क्या पड़ी, नाटो प्रोवाइड क्या कराता है, नाटो का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए और हिस्ट्री क्या रही है नाटो की, क्या है नाटो और मार्शल प्लान क्या है। तो ये उन दोनों की बात है जब सोवियत पावर बहुत पावरफुल हुआ करता था और फॉर्मिडेबल फोर्स थी उसके पास, मतलब हारा नहीं सकते आप टाइप की फोर्स। तो फिनलैंड ने
बहुत स्मार्टली प्ले किया, अटैकिंग मोड में नहीं रहा और ना ही उसने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे वो क्रोधित कर दे सोवियत यूनियन को। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए आपके दुश्मन के इमोशंस कैसे हैं, उसके हिसाब से आप उसको टैकल करो। तो खैर, और ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कि विंटर वॉर जो है वो जब प्लेस हुआ 1939 और 40 के बीच में, तो सोवियत फोर्सेज हैं वो बहुत हद तक फिनलैंड के आसपास आ गई। एरिया का नाम था लेनिनग्रेड, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है। तो बहुत क्लोज थी फिनिश बॉर्डर के, फिनलैंड बॉर्डर से कहते हैं, और बहुत सारी टेरिटरीज इनको देनी पड़ गई सोवियत यूनियन को। लड़े, बहुत अच्छी बात है, और कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे इनके पास वेपन्स थे, इनके पास वेपन्स नहीं थे, फिर भी इन्होंने टक्कर दी उन लोगों को। अब जब मैंने पहले बताया कि दो ही भाई जिंदा है, यूएसएसआर या तो यूएसए, तो जब यूएसएसआर आपको चोट पहुंचा चुका है तो आप किसकी तरफ अपना मुंह या रुख करोगे? यूएसए। तो इन लोगों ने यूएस की हेल्प ली, या कह सकते हैं कि तब मन बना लिया था। बट नाटो ज्वाइन आज की है 2023 में, पर मन इनका तब से बन रख गया था क्योंकि बहुत सारी अपनी टेरिटरीज इनको देनी पड़ गई। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि 2023 में ज्वाइन किया है, मन तब बना लिया था, बट रिस्पेक्ट पूरी थी। अब रिस्पेक्ट कह लो, इंटरेस्ट कह लो, डर कह लो, खौफ कह लो, क्योंकि इमीडिएट नेबर था रशिया, कभी भी अटैक कर सकता था, तो रिस्पेक्ट पूरी थी। इवन जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स करके, फिर भी जो फिनलैंड है उसने वैसे तो अच्छे रिलेशन बना लिए थे, बट नाटो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि नाटो का मतलब है कि आप पूरी तरीके से उनके साथ हो गए हो। तो ये एज अ रिस्पेक्ट कह सकते हैं या फिर एज अ मार्क ऑफ फियर कह सकते हैं, जो कि फिनलैंड के मन में था तब। इन सब के बावजूद भी फिनलैंड आज तक अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड रखता है कि कहीं ना कहीं से अटैक हो गया तो क्या करेंगे हम, डिफेंस तो हमें लेना ही पड़ेगा, ये डिफेंसिव मोड में हमेशा रहेंगे हम। तो ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका जो डिफेंस का स्पेंडिंग है वो 2% ऑफ इट्स जीडीपी है। बहुत छोटा सा देश है, बट 2% अपना जीडीपी डिफेंस पे खर्च करता है, क्योंकि पता है कि कभी भी अटैक हो सकता है। जब आप आसपास ऐसे लोगों के साथ होते हो जो भरोसे लायक नहीं है, तो आपको अपना जो हथियार है वो हमेशा तैयार रखने पड़ते हैं। अब इस मूव से या फिर इनके साइन करने से या फिर फिनलैंडाइजेशन के एंड होने से क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों के अपने अपने मत हैं। रशिया का कहना है कि अच्छा नहीं होगा, हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि क्या होगा, कि इन्होंने सही स्टेप लिए कि गलत। बाकी क्योंकि नाटो के साथ साइन किया तो यूएसए कहना है कि बहुत अच्छी बात, हमारा नया मेंबर है, और अगर इस पे कोई अटैक हुआ, इस पे कोई आँच आई, इस पे कोई बात आई, तो हम सब पे बात आई। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। बाकी अगर हम इकोनॉमिकली देख लें तो कह सकते हैं कि नुकसान थोड़ा सा उठाना पड़ेगा फिनलैंड को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रेड एंड टूरिस्ट रेवेन्यू जनरेट होता था रशिया से, जिन भाई मैंने बोला कि लैंड रूट से अगर आप जाते हो तो आपको रशिया से जाना है तो फिनलैंड होके जाना पड़ेगा, तो उसका लॉस हो सकता है। और अगर फिनलैंड वालों को रशिया या ईस्ट की तरफ जाना है तो रशिया बॉर्डर्स के साथ ही जाना पड़ेगा अगर उनको लैंड से जाना है। तो ये छोटे मोटे लॉसेस, बट देखते हैं, अभी तो चीजें शुरुआत हुई है कि फिनलैंड क्या गेन करता है और क्या लूज करता है। तो दैट वाज फिनलैंडाइजेशन।